आज हमारे साथ कर्नल RSN सिंह साहब मौजूद हैं। पूरा देश उनके विचारों को, उनके इंटरप्रिटेशंस को बहुत अच्छी तरह जानता है। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, रणनीतिकार हैं और ऐसे तमाम मसले जब देश के सामने उठे जो इस वक्त इजराइल और एक आतंकवादी संगठन हमास के बीच में है, जिसे कई इस्लामिक देशों का समर्थन प्राप्त है। दूसरी तरफ चाइना ने जिस तरीके से अपनी विस्तारवादी नीति के तहत एक जैविक युद्ध या बायोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू कर रखी है, उस बीच में इस्लाम का जो एक महीना आता है रमजानों का, जिसे बड़ा पवित्र कहा जाता है, और उस पवित्रता को हमने देखा कि जंगे बद्र भी उसी रमजान में हुई और भारत के कॉन्टेक्स्ट में 16 अगस्त 1946 को संयुक्त बंगाल के अंदर उन्हीं रमजानों के जमाने सोहराबुद्दीन ने किस तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम किया। और कश्मीर में बार बार जब ये रमजान का महीना होता है तो ये तमाम मक्कार और मुनाफिक मुसलमान हिंदुस्तान के भारत की फौजों से कहते हैं कि उन्हें सीज फायर कर देना चाहिए, लेकिन रमजान के महीने में पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुसलमानों को और हिंदुओं को वहां मारता है, उससे सीज फायर करने के लिए नहीं कहते। और आज भी रमजान के दरमियान और ईद के पास दुनिया के सबसे खूनखार मुसलमानों के इस्लाम के आतंकवादी ग्रुप हमास ने जिस तरीके से इजराइल की भोली भाली जनता के ऊपर हमला किया। आज की बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके दो डायमेंशंस हैं। एक डायमेंशन तो सिंह साहब यह है कि चाइना ने जो जैविक युद्ध, जिसके बार बार कहा जा रहा है, आप भी कह रहे हैं और सबसे पहले कहने वाले आप हैं, उसके बाद में GD बख्शी ने कहा और दूसरे लोग कह रहे हैं कि ये जो सेकंड वेव के बारे में बताया गया, ये कुछ अजीब किस्म की वेव है जो चाइना से जिनके रिश्ते बेहतर नहीं हैं या चाइना जिनसे बहुत टसल की पोजीशन में है, ये सेकंड वेव वहीं आ रही है। और जो चाइना के दोस्त हैं या चाइना के नजदीक हैं या चाइना के चंपू हैं, उनके पास ये सेकंड वेव नहीं पहुंच रही। तो एक तरफ हम देखते हैं कि जैविक युद्ध लड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ इजराइल जहां जहां उसने अपने देश के अंदर इस पूरी कोरोना की जो पूरी वॉर थी उसके ऊपर जिस तरीके से काबू पाया, और जैसे ही काबू पाया और उसके फौरन बाद हम देखते हैं कि एक पूरा जो हमास, जो सब जानते हैं उसको ईरान की ताकत प्राप्त है, हथियार वहीं से मिलते हैं, और अब जिस तरीके का हो हल्ला मचाया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो इजराइल का और हमास का एक तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, उसको देश जानता ही है, उसको कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन इस बार हमास या पैलेस्टाइन और इस इजराइल के बीच के इस कॉन्फ्लिक्ट को एक रणनीतिक कार के तौर पे, एक आर्मी के एक्सपर्ट के, सुरक्षा विशेषज्ञ के तौर पे कर्नल RSN सिंह साहब आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, आपने बात कश्मीर से शुरू की थी, तो मैं बताता हूं कि कोई 7 लाख शुरुआती दौर में 1948 में पैलेस्टीनियंस कुछ अप्रूट हुए थे। वो गाजा स्ट्रिप और आपके वेस्ट बैंक और कई इलाकों में उनकी संख्या 60 लाख के करीब हो गई है। उनकी तो अब चर्चा लोग करते हैं हमारे हिंदुस्तान में। आपको मालूम है कि हमारी जो विदेश नीति जो थी वो हमारे यहाँ के मुसलमानों को खुश करने के लिए बनाई गई थी, और इसीलिए आपने देखा कि हमारे कितने ताल्लुकात थे। जैसे यहूदियों ने पता नहीं हम हमारे साथ क्या अन्याय किया हो, तो वो 7 लाख से 60 लाख हो गए। लेकिन जो 5 लाख हमारे कश्मीरी हिंदू विस्थापित हुए, जिन्होंने इस्लाम का कहर हमारी घाटी में, जिन पर जिसके वो शिकार हुए, विक्टिम हुए, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। उनके बारे में कोई क्या, उसके बारे में कोई कहीं भी देश नीति नहीं बनी।
क्या पूरी दुनिया में आप बताइए, कोई एक मुल्क ले लीजिए आपके, चाहे वो पड़ोसी मुल्क हो या या ये वेस्टर्न कंट्रीज हो, कहीं पर भी ये कश्मीरी हिंदूज का विस्थापित होना, उनको घाटी से में उनका नरसंहार होना, वो कहीं पर किसी भी देश का विदेश नीति में उसके आपने झलक देखी? देखिए आपने जी, आपने नहीं देखे ना। कभी श्रीलंका नहीं। की तो झलक, उसकी गूंज तो चारों दुनिया में घुस गई। श्रीलंका की एलटीटी की गूंज तो सारी दुनिया में थी। आप वो लंदन में उनका हेडक्वार्टर बना, फिर वहां से पेरिस गया और तमाम चीजें, लेकिन इसकी गूंज तो आपने कहीं देखी नहीं देखी। तो कहीं पे ये कमी तो हमारे और आप में है ना, और कहीं तो हमारे जी कमी हमारे सनातन भाइयों में, भाइयों बहनों में। इतने खुदगर्ज, इतने खुदगर्ज। और अगर आप इतने खुदगर्ज रहेंगे तो अगली अगली बारी आपकी है। ये मत भूलिएगा, ये मत भूलिएगा। मैंने आपने इस बात से शुरुआत की तो इसलिए मैंने कहा कि इसका जिक्र जरूरी है कि पैलेस्टीनियंस के लिए तो इतना आपका दिल धड़कता, कश्मीरी हिंदुओं के लिए आपका दिल कभी नहीं धड़का। पैलेस्टाइन की गूंज कश्मीर में घाटी में होती थी, वो भी इंतफादा बोलते थे। ये संगबाजी जो आपने देखा, ये स्टोन पेल्टर्स, वो सारा ज्ञान वहीं से हासिल किया था। तो यहाँ पैलेस्टीन की गूंज थी, लेकिन हिंदुओं की गूंज कहाँ थी? मैं इस बात पे, आ, ये मेरा सवाल है, अपने ही लोगों से नहीं सवाल। सर, इसमें जो इसमें हिंदू तो छोड़िए, के छोड़ भी दीजिए, अहमदियाओं के लिए कब आवाज उठाई, शियाओं के लिए कब आप आवाज वही, उठाई पाकिस्तान में? हाँ, वही वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। अब आपका दूसरा जो बड़ा अच्छा सवाल था कि ये जैविक युद्ध का, तो जैविक युद्ध का मैं इसके तीन सेंटर देखता हूँ। एक सेंटर है इसका, आपको अमेरिका। आपने देखा कि किस तरह से वहां महामारी हुई, उस महामारी के कारण किस तरह से ट्रंप को निशाना बनाया गया, और ट्रंप को निशाना बनाने के बहुत सारे कारण थे। वो उन्होंने आर्थिक युद्ध डिक्लेयर कर दिया था चाइना पे, आपको याद होगा। उन्होंने जी आर्थिक युद्ध डिक्लेयर कर दिया था, और जब अमेरिका कुछ करता है तो यूरोप भी पीछे पीछे लग जाता है, तो उसे भी विक्टिम बनाया गया। दूसरा जो एपी सेंटर है ये जैविक युद्ध का, ये है आपका वेस्ट एशिया, और उस वेस्ट एशिया में ये इसराइल भी एक एपी सेंटर है, और तीसरा है भारत। इन दोनों, भारत ने बड़ी बेखूबी से जो पहला वॉर, जिसको आप फर्स्ट वेव कहते हैं, बायोलॉजिकल वॉरफेयर का जो पहली चोट थी, उसको हमने बड़े बड़े इत्मीनान से और बड़े महारत से हमने उसको झेल लिया, और उसके बाद से ये सेकेंड वेव है। अब आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा साहब। देखिए, मैं सुबह सुबह पहला काम करता हूँ, कोई 4 बजे सुबह, मैं worldometer.com देखता हूँ। और ये सारे कंट्रीज का, अभी से नहीं, ये जब से ये शुरुआत हुआ है, ये पहला पहला वेव, तो मैं देख रहा हूँ कि जो जो चीन को, जो बात आपने कही कि जो जो चीन के करीब है स्ट्रैटेजिकली और जियोपॉलिटिकली, उनका कोई खास नुकसान नहीं हो रहा है। मिसाल के तौर पे मैं अपने अपने नेबरहुड में आपको मैं बताता हूँ। पाकिस्तान कोई 125 से 150 के बीच में मैं देखता हूँ कि उनके डेथ डेली हो रहे हैं। बांग्लादेश में कल का फिगर्स था 33। अब आप बताइए पुष्पेंद्र जी कि अगर आप नक्शा देखें, तो बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसके साउथ में बे ऑफ बंगाल है, लेकिन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ये पूरा इंडिया से घुरा हुआ है, 4100 किलोमीटर का। अब आप बताइए कि 5 स्टेट है इसके साथ जो बॉर्डर्स हैं हमारे, वेस्ट बंगाल का, आसाम का, त्रिपुरा का, मिजोरम का, ठीक है। उन सब स्टेट्स में तो कोरोना हो रहा है, और बांग्लादेश में इतना कम कैसे?
बांग्लादेश में बड़ा यूनिक कंट्री है जियोपॉलिटिकली, उसका कोई नेबर नहीं है भारत के अलावा, इट इज रिंग्ड बाय इंडिया। वहां पे चलिए पाकिस्तान का हम मान लेते हैं थोड़ा सा, और पाकिस्तान के साथ भी मैं बता दूं बॉर्डर एरियाज में इतनी इफेक्टेड नहीं है। तो ये अब आप इसको अ, अब चलिए दूसरा भी आप ले लीजिए, अगर चाइना का मैप देखें आप, तो जापान में बहुत कैजुअलिटीज हो रहे हैं साहब, 200 250 इस तरीके से डेली उनके डेथ हो रहे हैं, लेकिन ताइवान में नहीं हो रहा, क्योंकि ताइवान में इंटरेस्ट है, कमर्शियल इंटरेस्ट है, चाइना उसको अपना हिस्सा मानता है। साउथ कोरिया में नहीं हो रहा है, बहुत कम, मैं सारे रिलेटिव टर्म्स में बात कर रहा हूँ। साउथ कोरिया में नहीं रहे, क्योंकि अगर कुछ होगा तो उसका स्पिल ओवर नॉर्थ कोरिया में होगा, जिसका कि चाइना एलाई है। फिलीपींस से दुश्मनी है चीन की, उनका भी डेथ रेट बहुत हाई है, लेकिन मलेशिया से नहीं है। इंडोनेशिया में फिर डेथ रेट काफी है, क्योंकि वो नतूना आइलैंड्स लेके चीन का ये है। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो जो इसके एलाइज है चाइना के, पाकिस्तान हुआ, नॉर्थ कोरिया हुआ, ये सारे वहां वहां तक को ये कुछ नहीं हो रहा है। अब आप यूरोप में देखिए, यूरोप डिवास्टेटेड है साहब, यूरोप डिवास्टेटेड है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर अमेरिका में, यूएस में कुछ हो रहा है तो मेक्सिको में भी हो रहा है, नेबरिंग कंट्री साउथ में है, बहुत हैवी कैजुअलिटीज चल रहे हैं। अगर फ्रांस में हो रहा है तो जर्मनी में भी हो रहा है, एंड अक्रॉस इंग्लिश चैनल इंग्लैंड में भी हो रहा है, इंग्लैंड इज डिवास्टेटेड। लेकिन इंडिया में हो रहा है, श्रीलंका में नहीं हो रहा। जैसे इंग्लिश चैनल है, वैसे हमारा एक उससे भी पतली वो पाक स्टेट है, ठीक है, अक्रॉस द सी, अक्रॉस द पाक स्टेट, वहां पे कुछ नहीं हो रहा। तो ये आपको आपको किस क्या कहां से क्या सबूत लाए? और ये जो ये बेहूदे और मूर्ख लोग जो ये सबूत मांग रहे हैं, अपने दिमाग की जांच करवा लो। अगर ये तुम्हारी सोच है तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं हासिल कर सकते हो। अगर तुम नहीं इतने फिर अंधे हो। जी, आप भाई कुछ मेरा कह रहे कहना थे। है कि सिर्फ सबूत, ये तो सबूत हर चीज का मांगते हैं, तो हम क्यों सबूत दें भाई? क्या ये कोई बात कह के भाग जाते हैं, झूठी बातें करते हैं, तो हमने सबूत मांगा है क्या? लेकिन ये तो इनको आदत है कि आपको बिजी कर दिया, आप सबूत लाइए। अरे भाई हमको सबूत पूरी बिल्कुल दुनिया में दिखा हुआ है, हमको सबूत बिल्कुल तुमको अलग बिल्कुल से हम क्यों बिल्कुल दें भाई? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। अच्छा साहब, एक और बात मान लीजिए, अगर ये महामारी है तो ये सबके लिए ये बड़ा दुखद है। हमें तो कोई खुशी नहीं होती कि रशिया में लोग मर रहे हो, ईरान में मर रहे हो, अमेरिका में लोगों की जाने जा रही हो, या यूरोप में जाने जा रहे, हमें तो इसका कुछ किसी किसी भी सच्चे सनातनी को इससे तो कोई सुख का अनुभव नहीं होगा। आज दुनिया जो कह रही है कि हम वैक्सीन ने बनाया, और बाकी मैं उस पहलू पे नहीं जाऊंगा कि उसको क्यों हमने बाकी देशों के दिया, क्योंकि देखिए जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन अपनी जगह है, और एक मानवता अपनी जगह, और मैं खोखले वो ह्यूमन राइट की बात नहीं कर रहा हूं उस मानवता की। तो हमें तो खुशी नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं वो चीन का वो एक अखबार में वो कि उसका एक तरफ रॉकेट चल रहा है और एक तरफ हमको दिखा रहा है कि ये हमारे यहाँ क्रिमेशन ग्राउंड में कैसे आग लग रही। ये कैसे लोग हैं साहब? और इनके सपोर्टर्स, वो तो चलो, वो तो हमको वो चमगादड़ और कुत्ता खाने वाले लोग, वो एक अलग अलग से लोग हैं, लेकिन कुत्ते तो उनके सपोर्टर्स हैं हमारे हिंदुस्तान में, वो तो कुत्ता खाते हैं। ये कुत्ता ब्रीड करके उनको देते हैं खाने के लिए, जो हमारे यहाँ सपोर्टर्स है। मेरी भाषा के लिए माफी चाहता हूँ। नहीं माफी लेकिन नहीं, ये तो आप तो बड़ा इज्जत बरसे हैं सर। आप तो कुत्ता कह के कुत्ते को मतलब जिसे कर रहे हैं कि डिमीन कर रहे हैं, कुत्ता इज सो लॉयल टिल लास्ट। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब जो भी हो तो अब देखिए, जब दुख और दर्द होता है तो कुछ अजीब सी एक एक्सप्रेशन में भी वो एंग्विश आ जाता है। एनीवे,
तो मैं कह रहा था कि तो क्या मैं कह रहा कि देखिए हमें तो कोई सुख का अनुभव नहीं है, लेकिन आप चाइना को देख लीजिए, ये पूरे पैंडेमिक के दौरान उसके जितने जियोपॉलिटिकल उसके खाते में डेफिसिट थे, सारे डेफिसिट उसने वो पूरा करने की कोशिश की। जैसे कि इंडो पैसिफिक रीजन में पहले आपको बताया था मैंने कि कैसे यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, और आपको बता दूं कि 60% जो भी वॉर वेजिंग एसेट्स है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वो इंडो पैसिफिक यानी उस पैसिफिक ईस्ट कोस्ट ऑफ चाइना के उधर है। जापान में उनके बेस है, साउथ कोरिया में बेस है, ऑस्ट्रेलिया में बेस है, फिलीपींस में बेस है, सब टारगेटेड। ऑस्ट्रेलिया टारगेटेड है, न्यूजीलैंड नहीं टारगेटेड, ठीक है। और इस मैं कह रहा था कि जितने उनके खाते में जो डेफिसिट जो था वो सारे हांगकांग हांगकांग पर अपना वो कब्जा जमा लिया उन्होंने। आपको इंडो ये पैसिफिक एशिया पैसिफिक रीजन का मैंने आपको उदाहरण दिया। और फिर इस समय जबकि उस समय जब पूरी दुनिया फर्स्ट वेव से जूझ रही थी, आप पर गलवान गलवान में क्या किया, लद्दाख में क्या किया उन्होंने। अब फिर भी आपको सबूत चाहिए, आपको फिर भी सबूत चाहिए। आप तो मास्क लगा के घूम रहे थे यहाँ पे, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही थी, मास्क की बात हो रही थी, लॉकडाउन की बात हो रही थी, और वाजिब है, बात होनी भी चाहिए, एहतियात बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन कभी सोचा था कि इस महामारी में जो हमारे जवान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में है, जो गलवान में है, हॉट स्प्रिंग में है, या वो पेंगोंगसो में है, वो भी तो कोरोना से ग्रसित हो सकते हैं, वो भी तो वो किसी के बच्चे हैं, उसके बारे में तो आपने सोचा नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये गलवान में जो हुआ, मेरे अनुसार ये तो बड़ी छोटी घटना थी सर। बड़ी घटना ये है कि आज पूरा देश चाइना का जैविक युद्ध झेल रहा है, और इस बार पूरा देश ही सोल्जर है और पूरा देश ही विक्टिम।